ओके गाइस, तो आज हम लोग कैपिटल गेन का थर्ड क्लास करते हैं। इससे पहले जो लास्ट टू क्लासेस में हम लोग क्या क्या सीखे हैं कि बेसिकली कैपिटल एसेट होता क्या है, ट्रांसफ़र का डेफिनेशन हम लोग सीखे वहाँ पे, पीरियड ऑफ होल्डिंग का कंसेप्ट सीखे, लॉन्ग टर्म बेस्ड ऑन दैट जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्लासिफिकेशंस होता है। अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है, उसमें इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन कैसे हम लोग कैलकुलेशन इम्पैक्ट लेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट कैपिटल गेन का, जैसे कि अगर कोई एसेट 1/4/2001 से पहले परचेस किया होगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा। अगेन कोई अगर प्रीवियस ओनर से या फिर किसी से गिफ्ट मिल रहा कैपिटल एसेट, उसको अगर हम लोग सेल करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये देखे थे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि सर स्लम सेल का डिस्कशन हम लोग किए थे। अगेन सेक्शन 50C का डिस्कशन किया था, लैंड बिल्डिंग बेस्ड, जहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर कम होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह भी किए थे। तो आज का क्लास में बेसिकली हम लोग सीखेंगे कैपिटल गेन ऑन रिसीव बेसिस। तो अभी तक जो भी हम लोग कैपिटल गेन डिस्कस कर रहे थे, तुम लोग अगर डेफिनेशन हम लोग चेक करें कैपिटल गेन का, कैपिटल गेन का अगर हम लोग डेफिनेशन चेक करते हैं फर्स्ट पेज में, अगर हम लोग आ जाते हैं, देखो हम लोग फर्स्ट पेज में अगर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग बोले थे कि कैपिटल गेन कब चार्जेबल होता है। ये बोलता है इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस। दैट मीन्स तुम जो भी साल में कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र करोगे उसी साल का इनकम में वो चीज़ आना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसका नेक्स्ट ईयर जो असेसमेंट ईयर होगा उस साल तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। ओके, बेसिकली कैपिटल गेन चार्जेबल तुम्हारे इनकम में कब आएगा कि जब इन विच ईयर ट्रांसफ़र टू प्लेस, मतलब जिस साल हम कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र किए होंगे उस साल के इनकम में आना चाहिए। सपोज जो भी हम 22-23 जो मेरा प्रीवियस ईयर है, इसमें जो भी हम कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरा 22-23 का इनकम में आएगा ऐसे कैपिटल गेन, और 23-24 में हम उसका असेसमेंट होगा। फाइन, बट इस बेस्ड ऑन दैट अभी तक जो भी हम लोग कर रहे थे, जो भी सब हो रहा था, स्लम सेल बोलो या फिर लैंडर बिल्डिंग बेच रहे, कोई भी चीज़ बेच रहे, हो रहा था। बट देर आर सर्टेन सिनेरियोज, कुछ कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे कैपिटल गेन जो है तुम्हारा रिसिप्ट बेसिस में टैक्सेबल होगा। मतलब तुम कैपिटल ऐसे सपोज 23-24 में तुम 22-23 प्रीवियस ईयर में तुम ट्रांसफर तो कर दिया, बट नॉर्मल रूल्स के हिसाब से 22-23 से मेरा इनकम में ऐड होना चाहिए, बट नो, 22-23 के इनकम में नहीं आएगा। इट हैज़ सम एक्सेप्शंस। क्या क्या एक्सेप्शंस है उसका, एक है तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम अब क्या है, इंश्योरेंस क्लेम तो हम मेरा इंश्योरेंस क्लेम का एक कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा तुम्हारा है कंपलसरी एक्विजिशंस, कंपलसरी एक्विजिशंस, ठीक है। अगेन कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड उल्टा स्टॉक टू कैपिटल एसेट। ये तीन है, 3-4 पॉइंट है जो अभी आज हम लोग क्लास में सीखेंगे। नॉर्मली कैपिटल गेन कब चार्जेबल होता है, इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस, बट इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, JDA, ये सब केसेस जो आज हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं। यहाँ पे कैपिटल गेन चार्जेबल टू इनकम टैक्स तभी होगा जिस साल पैसा मिलेगा, या और भी कुछ कंडीशन है उसको जो आज हम लोग क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या सीखे सर, कैपिटल एसेट होता क्या है, वॉल एसेट सर, कैपिटल एसेट एक्सक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, तुम्हारा स्पेशली एब्सेंट थे ना, देख लो। ऑल एसेट है कैपिटल एसेट एक्सक्लूडिंग चार्जेस स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता है। एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल इंडिया में है तो कैपिटल एसेट नहीं होगा, और कुछ बॉन्ड, बट पर्सनल मूवेबल एफेक्ट का कुछ एक्सेप्शन है। क्या, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। माना कि पर्सनल मूवेबल एफेक्ट है बट स्टिल इट कैपिटल एसेट होगा। बट कहीं पे भी आईटी का ऊपर क्वेश्चन नहीं बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज जितना भी इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे पर्सनल हो नॉन बिजनेस का हो, सब तुम्हारा कैपिटल एसेट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग। और एक चीज़ यहाँ पे बिजनेस एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला, दैट इज ऑल बिजनेस एसेट है हमारा कैपिटल एसेट, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस किए थे सर कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो तीन क्राइटेरिया था, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ वाला क्राइटेरिया था। 12 मंथ्स में था 5 एसेट, लिस्टेड इक्विटी के शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड। थोड़ा हम फास्ट जाएंगे बिकॉज रिविजन करें 5 मिनट में हम, उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करें। UTI, जीरो कूपन बॉन्ड, अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये 5 केसेस में 12 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करते हैं। उसके बाद 24 मंथ्स वाला कहाँ पे है, जो प्राइवेट जो अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स एंड लैंडर बिल्डिंग में 24 मंथ्स, बाकी जो भी है तुम्हारा 36 मंथ वाला क्राइटेरिया है।
नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट कैपिटल गेन का कैलकुलेशन देखे थे। क्या होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से माइनस करते एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, मतलब सेल के टाइम में जो खर्चे के ब्रोकरेज वगैरह, अगेन माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगेन माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, परचेज प्राइस प्लस परचेज के साथ अगर हम कुछ ब्रोकरेज, टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, चार्जेस वगैरह पेमेंट किए तो वो सब इसमें ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या था, कॉस्ट ऑफ परचेस करने के बाद जो भी हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह को, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। शॉर्ट टर्म में कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, बट लॉन्ग टर्म में मिलता है। लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन का टैक्स का रेट भी कम है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। शॉर्ट टर्म में रेट भी ज़्यादा, बेनिफिट नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म में क्या है, सम एज इट इज सेम हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बस यहाँ पे इंडेक्सेशन का तुमको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन क्या है, जिस साल का परचेस था उस साल का इंडेक्स से डिवाइड करना है, और जिस साल ट्रांसफर करे उस साल के इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है। इसका भी एक एक्सेप्शन आएगा जो आज का क्लास में हम लोग करेंगे। और अभी का हम लोग का 331 हम लोग का 22-23 का इंडेक्सेशन चल रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग ये सीखे थे कि सर कोई भी कैपिटल एसेट, जैसे कि अब हम लोग देखा कि 1/4/2001 से इंडेक्सेशन स्टार्ट होता है, तो उससे पहले का कोई अगर कैपिटल एसेट होगा तो क्या करेंगे, तो 1/4/2001 से पहले अगर कोई कैपिटल एसेट हम लोग परचेस किए होंगे, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। तुम्हारे लिए जो बेनिफिट होगा वो देगा, हायर में तुम्हारे लिए बेनिफिट है। अगेन तुमको ये दिमाग में रखा, तुम्हारा क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसका भाई फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी तरह से मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये सीखे। और हाँ, और एक चीज़, अगर 1/4/2001 का पहले का कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको इग्नोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग ये देखे थे सर कोई भी कैपिटल एसेट अगर सपोज आज हमको गिफ्ट में मिला, इनहेरिटेंस में मिला, तो जो देता है उसके लिए तो एग्जाम में ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ, बट जिसको मिला अभी कुछ नहीं हुआ, जब वो बेचेगा तब उसके लिए टैक्स लायबिलिटी बनेगा। जब वो बेचेगा तो सेलिंग प्राइस आ गया, इन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो यहाँ पे बोलता है कि जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या नील नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट था वो माना जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से काउंट होगा, जब से वो परचेस किया था। इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रीवियस ओनर का डेट टाइम से मिलेगा। अगर हम खर्चा किए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो प्रीवियस ओनर वाला भी मिलेगा, मेरा वाला भी मिलेगा, दोनों का अलग अलग इंडेक्सेशन का पीरियड ऑफ होल्डिंग का, दैट इज इंडेक्सेशन का बेनिफिट का डेट अलग अलग होगा। ठीक है, बट अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 का पहले का, दोनों का नहीं मिलेगा। दूसरा एडवांस मनी फॉरफीचर वाला कंसेप्ट जो हम लोग सीखे थे, अगर 1/4/2001 का पहले का अगर हम खुद फॉरफीच करते तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता, और 1/4/2014 का पहले वाला करते तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता, और 2014 का बाद होता तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता। बट अगर ये वाला प्रीवियस ओनर किया है तो उसको इग्नोर करना है, तुम्हारा रिलेट कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए सेक्शन 50C एंड 50B। 50C में क्या था, सेक्शन 50C कब आता है, जब कोई लैंड और बिल्डिंग बेच रहे हैं। दूसरा चीज़, मेरा जो सेलिंग प्राइस है मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, कितना, सेलिंग प्राइस के साथ 10% ऐड करके देखो, तब भी अगर कम है तब तुम्हारा सेक्शन 50C बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस प्लस 10% ऐड करने के बाद भी अगर तुम्हारा वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी से कम आ रहा है तो तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू कंसिडरेशन आएगा। बट अगर सेलिंग प्राइस प्लस 10% ऐड करने के बाद ये वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो बस तुम्हारा जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, तभी जाके आएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन में अगर सपोज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दिया हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया, तो व्हिचएवर इज लोअर तुम्हारा बेनिफिट में जो जाएगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो क्या करना है, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला मिलेगा प्रोवाइडेड कुछ एडवांस ऑन अकाउंट पे थ्रू चेक या एनईएफटी ऑनलाइन मोड में मिला होगा तो, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट तो। ठीक है, सेक्शन 50 भी क्या था, स्लम सेल। यहाँ पे क्या हो रहा था स्लम सेल में कि हम यहाँ पे एक बिजनेस अंडरटेकिंग को बेच दे रहे थे यहाँ पे फॉर अ लम सम कंसिडरेशंस विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटीज। ये था तुम्हारा स्लम सेल। नॉर्मली हम लोग अभी तक जो कैपिटल गेन देख रहे थे, एक इंडिविजुअल एसेट का कैपिटल गेन कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट नहीं, बिजनेस एज अ होल हमको कैपिटल एसेट यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, एफएमबी या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, अब क्वेश्चन है सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या करें, जो अलग अलग इंडिविजुअल एसेट का तो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, बोलते तुम एक काम करो, बिजनेस का अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा बिजनेस जो तुम बेच रहे हो उस बिजनेस का नेटवर्थ कैलकुलेट करो, वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माना जाएगा। और अलग से हम लोग क्या करेंगे, कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट तुमको नहीं मिलने वाला। अब जब नेटवर्थ कैलकुलेट करें तब 3-4 चीज़ हमको दिमाग में रखना है। फर्स्ट पॉइंट कि भाई तुम्हारा जो फिक्स एसेट है दो टाइप का हो सकता है, डेप्रिसिएबल, नॉन डेप्रिसिएबल। डेप्रिसिएबल मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन लगता है, एज पर अकाउंट्स अलग होगा उसका फिगर, एज पर इनकम टैक्स अलग होगा, तो हमको इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएबल वैल्यू लेना है। अगर किसी में डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स माइनस नहीं किया हुआ तो माइनस करने के बाद वो लेना है, जैसा कि पेटेंट वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अब बात देखिए जो रहा तुम्हारा लाइक लैंड वगैरह वो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होगा तो एज इट इज आ जाएगा।
ओके। दूसरा, कोई कैपिटल एसेट अगर जो कि ना 35 AD में जिसका बेनिफिट मिल चुका है, सेक्शन 35 AD हम लोग पीजीबीपी चैप्टर में करेंगे, जहाँ पे कोई कैपिटल एसेट में 100% डिडक्शन मिल जाता है, तो दोबारा यहाँ पे नहीं मिलने वाला तुमको। ओके। अगर बाकी जो भी एसेट है लाइक करेंट एसेट में जितना भी आता है, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर फेटर, लैंड वगैरह, वो सब जो है तुम्हारा, वो सब अदर एसेट जो अकाउंट्स का जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, उसी बुक वैल्यू मतलब अकाउंट्स का वैल्यू का बात करें। यहाँ पे रिटर्न ऑफ वैल्यू मतलब एज पर इनकम टैक्स का हम बात करें, यहाँ पे फिक्स एसेट जो डेप्रिसिएबल के लिए। ओके। अगेन बोल रहा कोई अगर एसेट में रीवैल्यूएशन हुआ होगा तो उसको इग्नोर करो। अगर एडेड है, लाइक हम लोग देखा बहुत सारा केस में लैंड का रीवैल्यूएशन होके है, तो बट हमको बिफोर रीवैल्यूएशन जो वैल्यू था वो लेके नेटवर्थ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेटवर्थ कैसे आएगा, ऑल फिक्स एसेट, ऑल करंट एसेट माइनस लाइबिलिटी, बट फिक्स एसेट में डेप्रिसिएबल वाला अगर ये चीज़ हमको याद रखना है, डेप्रिसिएबल एसेट में इनकम टैक्स का वैल्यू लेना है, ये सब एंड माइनस करना है आउटसाइड लाइबिलिटी, कैपिटल या फिर रिजर्व से प्लस माइनस नहीं करना, जस्ट ये वाला पोर्शन, एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ओके, बस यही था लास्ट क्लास तक हम लोग सीखे थे, 2 मिनट लगा रिवीजन करने में। आज का हम लोग बस यही चीज़ हम तुम लोग को बोलते हैं कि बार बार रिवीजन कर लिया, कितना टाइम लगता है रिवीजन करने में। नाउ कैपिटल गेन ऑन रिसीव बेसिस, जैसे कि हम बोला कि अभी तक हम लोग क्या किया, नॉर्मली देखिए कैपिटल गेन चार्जेबल टू इनकम टैक्स होता है ऑन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, बट यहाँ पे जिस साल ट्रांसफर हो रहा है उस साल नहीं होगा, जिस साल हम एक्चुअली में हमको पैसा मिलेगा वहाँ होगा रिसीव बेसिस। दैट इज क्या होगा, बेसिस क्या हो जा रहा है, रिसीप्ट, जब पैसा मिलेगा तब। तो फर्स्ट सिनेरियो इसमें से क्या आ रहा है तुम्हारा, इंश्योरेंस क्लेम। ओके, इंश्योरेंस क्लेम क्या है, ये ठीक से आया नहीं इसमें, देख लो सेक्शन 40 कैपिटल सबसेक्शन 1A क्या बोलता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 45(1) सबसेक्शन 1, इसका मतलब है सेक्शन 45 जो हम लोग डिस्कस किया चार्जेबिलिटी सेक्शन था, जितना भी इनकम टैक्स का हेड है, हर हेड का एक सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन, बोलता है कि हाँ इस हेड में कौन से इनकम आएगा। तो सेक्शन 45 क्या बोला था कि जिस साल ट्रांसफर करेंगे उस साल इनकम में आना चाहिए, बट ये क्या बोल रहा है सेक्शन 45 कैपिटल 1A जो है, ये कैपिटल सेक्शन 45 कैपिटल 1A क्या बोलता है, इसको ओवर रूल कर रहा है, इसको ओवर रूल कर रहा है, बोला इसको इग्नोर करो, सेक्शन 45(1) में जो भी है तुम उसको भूल जाओ, नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब हम उसको ओवर रूल करते हैं, जो भी लिखा है उसको भूल जाओ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस, जो भी है उसको इग्नोर करके भूल जाओ। नाउ अब बोल, अगर कोई भी एनी प्रीवियस ईयर में, कोई भी पिछला साल में या करेंट ईयर में, जो भी कोई भी प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी पर्सन हैज़ रिसीव्ड एनी मनी, पैसा मिला है, या फिर अदर एसेट अंडर ए इंश्योरेंस क्लेम, समटाइम इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे, क्या होता है एसेट रिप्लेस कर देता है, नया एसेट तुमको देता है, तो वो भी तो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन ही हुआ, पैसा ही मिला, मनी इन इन कैश या इन काइंड, दैट इज कॉल्ड इन काइंड मिल रहा है, हाँ कि नहीं, इन काइंड मिल रहा है। तो अदर पैसा मिला या फिर अदर एसेट मिला अंडर इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम एन इंश्योरर, इंश्योरर मतलब जिससे तुम इंश्योरेंस लिया था, इंश्योरेंस कंपनी लाइक तुम्हारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बात तुम्हारा ओरिएंटल जो है तुम्हारा, नेशनल NIC है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, किस लिए, ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज के लिए हमको मिला और डिस्ट्रक्शन हुआ है ऑफ एनी कैपिटल एसेट, कोई भी चीज़ कर दी, कैपिटल एसेट का ऊपर मेरा इंश्योरेंस किया हुआ था, उस कैपिटल एसेट का डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ, बिकॉज ऑफ दैट हमको कुछ मनी मिल रहा है या फिर कोई नया एसेट मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, तब जाके सेक्शन 45(1) बोलता है कि भाई जिस साल मिलेगा, अब देखो क्या के रीजन से हो सकता है वो बाद में करते हैं, बोलता दिन क्या बोला, देन क्या के रीजन है वो बाद में डिस्कस करते हैं, ओके, कुछ सिनेरियो मिलेगा तभी। देन बोले एनी प्रॉफिट या फिर अगर गेन आया अराइजिंग फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ सच मनी, पैसे जो मिला वहाँ से अगर कुछ प्रॉफिट हुआ या फिर गेन हुआ, सच मनी ऐसा एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, कब, इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच मनी और अदर एसेट वॉज रिसीव्ड, नॉट इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे एक्चुअली में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि मेरा माल, मेरा जो एसेट है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र बोल रहे हैं, यहाँ पे डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र बोल रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र मीन्स हम लोग बोल रहे हैं कोई अगर कैपिटल एसेट मेरा इंश्योरेंस वाला डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र बोल रहे हैं। ट्रांसफ़र मीन्स एक्चुअल सेल वाला ट्रांसफ़र नहीं है यहाँ पे, वो याद था ना वहाँ पे एक वर्ड था यहाँ पे ट्रांसफ़र का डेफिनेशंस में, एक्सचेंज नहीं, तुम्हारा इसमें देखो, अगर तुम ट्रांसफ़र का डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ोगे ढंग से,
क्या था? सेल एक्सचेंज रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, खत्म हो गया एसेट तुम्हारा। तब क्या बोल रहा है, जिस साल, तब किस साल, जिस साल पैसे मिलेगा उस साल मेरा कैपिटल गेन में आएगा, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ एनी मनी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट ऑन द डेट ऑफ सच रिसीव शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर। तो एफबीसी क्या होगा? तो जो पैसा मिला वही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा। जो पैसा मिला, पैसा, अगर कोई एसेट मिला तो एसेट का क्या लेना है? फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। एसेट का क्या लेना है? फेयर मार्केट वैल्यू। सपोज तुम्हारा कोई मशीन खराब हो गया, फायर लगकर कुछ भी हुआ, अर्थक्वेक होकर, अब तुमको इंश्योरेंस कंपनी नया मशीन दे दिया, तुम्हारे लिए जो नया मशीन मिला वही तुम्हारे लिए क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसका फेयर मार्केट वैल्यू अगर है तो वो ले लो। पैसा दिया तो कैश प्लस वो मिलाकर, ठीक है। ऐसा नहीं सर, दोनों मिलाकर। कैश भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है थोड़ा थोड़ा, या फिर कोई भी एक देगा तो थोड़ा थोड़ा भी दे, दोनों को लेना है। सपोज 50% कैश दे, 50% एसेट का वैल्यू दे दिया तुमको, तो दोनों ऐड करके तुमको अल्टीमेटली लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस सेल नहीं हो रहा, बट हमको जो पैसा मिले इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा को हम लोग यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोल रहे हैं। पैसा मिला तो मनी, ठीक है, या फिर एसेट मिला तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेना है उस एसेट का, ठीक है। दोनों मिल सकते हैं हमको। तो ये मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो कॉस्ट क्या होगा? सिंपली जो एसेट का कॉस्ट था, जो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट सेम। जो एसेट मेरा डिस्ट्रॉय हुआ उस एसेट को हम कब परचेस किए थे उसका इंडेक्सेशन से डिवाइड करना, अगर लॉन्ग टर्म है तो मल्टीप्लाई करना है। कौन सा ईयर ऑफ ट्रांसफर की ये वाला? मल्टीप्लाई 321 वाला होगा। बोलो, ईयर ऑफ ट्रांसफर की ये वाला? नहीं, ये वाला बेनिफिट तुमको वहीं तक का मिला जहाँ तक तुमको जिस साल डिस्ट्रॉय हुआ था वहाँ पे, जिस ईयर डिस्ट्रॉय हुआ था। माना कि सपोज सपोज क्या हो रहा है केस्टो, सपोज तुम्हारा एक एसेट था जो कि ना 2021-22 में डिस्ट्रॉय हुआ है, ओके, ठीक है। अब उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला कब? सपोज 2022-23 में। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग उस एसेट का कहाँ से कहाँ तक था तुम्हारा? डेट ऑफ परचेस से लेके 22-23। अब टैक्सेबल कब होगा? तुम बोला 22-23 में होगा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो इंडेक्सेशन के लिए क्या 22-23 होगा ना 21-22 होगा? 21-22 जो साल तुम्हारा ईयर ऑफ डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन जो हुआ, जिस साल आग लगा था, जिस साल डिस्ट्रॉय हुआ था गलती से। माना कि टैक्स लाइबिलिटी मेरा 22-23 को हो रहा, तुम लोग गलती क्या करें 22-23 का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई कर दे, वो गलती हो जाएगा। बट मल्टीप्लाई करना है हमको ईयर ऑफ जो मेरा डैमेज था उस ईयर का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई होगा, बस यहीं पे गलती होगा। तो यहीं पे हम नोट्स दिखा देते हैं कि कहाँ लिखा है छोटा सा, POH पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से होगा? DOP से लेकर ईयर ऑफ डैमेज या फिर इन एक्सीडेंट, ठीक है। नॉट ईयर ऑफ मनी रिसीव्ड, जिस साल पैसा मिला उस साल का नहीं। यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली तो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो हमको कौन सा है? ये मेरे लिए रिलेवेंट है इंडेक्सेशन के लिए, ठीक है। नॉट ईयर ऑफ रिसीप्ट, ये गलती मत करना। डिवाइडिंग फैक्टर ठीक है, जिस ईयर का एसेट था उस ईयर का, बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो इंडेक्सेशन का वो ईयर ऑफ रिसिप्ट नहीं, ईयर ऑफ डैमेज बट एक्सीडेंट था। बाकी सब जो है सेम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे भाई? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं शॉर्ट में। FVC क्या होगा? मनी प्लस अगर कोई एसेट मिला है FMB ऑफ एसेट्स रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। बाकी तो फॉर्मेट तुमको पता ही है कैपिटल कैलकुलेशन का। तुमको FVC क्या हो, जो पैसा मिला या फिर जो एसेट मिला वो तुम्हारा FVC है।
माइनस क्या करना है, कुछ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र, अगर कुछ लीगल हुआ हुआ तेरा माइनस करना है, फिर माइनस करना है इंडेक्स, अगर लॉन्ग टर्म वाला होगा एसेट तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेना, और वहाँ पे जब मल्टीप्लाई 331 से नहीं, सपोज जिस साल डैमेज हुआ था, आज से 5 साल पहले अगर डैमेज हुआ, पैसा आज मिला, तो आज का इंडेक्सेशन का फैक्टर से नहीं, 5 साल पहले वाले इंडेक्सेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे गलती हो सकता है, फोकस यही करना है, बाकी सब सिंपल है। इसको बेस करके एक सम्स भी है इंस्टीट्यूट का मैट में, ठीक है, तुम लोग देख लेना जाके, नहीं समझ में आया तो हमको बताना, ठीक है, या फिर हम आज भी करा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग जो इंश्योरेंस क्लेम वाला का हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। छोड़, यहाँ कर रहे मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल्स कैरिंग ऑन बिजनेस, his stock machinery were damaged and destroyed in a fire accident, ठीक है। the value Recording of in progress. the value of stock lost was 6,50,000। certain portion of the machinery could be salvage, मशीन का थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है। the opening balance of the block as on 1/4/2022, दैट इज दिस, आफ्टर डिप्रेशन देने के बाद कितना था, 10,80,000, ठीक है। Now during the process of safeguarding the machine and firefighting operation, Mr. A lost his gold chain उसका गोल्ड चेन हरा गया एंड अ डायमंड रिंग भी हरा गया, which he had purchased in April 2005 for rupees 1,20,000। इम्पॉर्टेंट है, हाई चांसेस आने का ही सब सम्स। Standard with the market value of these item as on the date of fire accident was 1,80,000, ठीक है, जो गोल्ड चेन वगैरह उसका हरा है। अब मिस्टर ए क्या क्या इंश्योरेंस कंपनी से क्या क्या मिला उसको, एक बोला कि स्टॉक जो उसका डिस्ट्रॉय हो गया था उसके लिए उसको 4,80,000 मिला, ठीक है। दूसरा मशीनरी डैमेज हुआ था उसके लिए 6,00,000 मिला। तीसरा जो गोल्ड चेन वगैरह डैमेज हुआ उसके लिए भाई 1,80,000 मिला। You are requested to briefly comment on the tax cut treatment of the above 3 items under the provision of income tax 1961। ये लाइन तुम लोग को पेंडिंग रह गया था, वो तो अभी करेंगे, पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, बट कौन कौन सा केसेस में डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, वो इंपॉर्टेंट है ना। बोला क्या, अगर डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ फ्लड, अगर डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ फ्लड, टाइफून, हरिकेन, झड़ तूफान, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्सन ऑफ नेचर, कोई भी नेचुरल इस इंसिडेंट का वजह से, कोई रायट या सिविल डिस्टर्बेंस हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन चल रहा है, उस टाइप का बम आके गिर गया एक तो फैक्ट्री का सब एसिड खत्म, एक्सीडेंटल फायर हुआ या ब्लास्ट हो गया, होता ही है प्लांट वगैरह में फायर या ब्लास्ट, या फिर एक्शन बाय एनिमी और एक्शन टेकन इन कम्बेटिंग एन एनिमी, दो दूसरों में लड़ाई हो रहा था, सपोज जंग फैल गया दो कंट्री में, तो वहाँ पे एक दूसरा को ये करने में हुआ है, तो ये सब केसेस तुम्हारा कवर है। ओके, तो क्या क्या केसेस कवर है, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, अदर कन्वर्सन ऑफ नेचुरल कोई इंसिडेंट्स, रायट, सिविल डिस्टर्बेंसेस, एक्सीडेंटल फायर, एक्सप्लोशंस, या फिर एनिमी का एक्शन से, या आई मीन एक्शन टेकन इन कम्बेटिंग द एनिमी, तो ये सब कारण से अगर तुम्हारा कैपिटल एसेट, रायट का मतलब क्या होता है? दंगा प्रसाद, तो कैपिटल एसेट अगर डैमेज हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, तो तुम्हारे इस इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा तब तुम्हारा ये सिनेरियो आएगा। ओके, अब हम आ जाते तुम्हारा मुद्दा पे, क्वेश्चन में। तो सर उसका गोल्ड चेन उसका तो नहीं आएगा सर। अब तुम लोग बताओ, सबसे पहले बताओ स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या होगा। स्टॉक का लॉस हुआ 4,80,000 रुपये उसके लिए मिला, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ओके, तो बताओ क्या होगा ये, स्टॉक के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, बोलो स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या होगा। उसको रिकॉर्डिंग करने ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से कर
स्टॉक तुम्हारा नहीं आना चाहिए, वेरी गुड, बिकॉज स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो कैपिटल गेन में तो नहीं आएगा, तो इसका वजह से जो भी लॉस गेन आएगा कहाँ जाएगा, बिजनेस इनकम में जाएगा। याद रहा, जब तुम पीएल अकाउंट बनाता है, कोई अगर स्टॉक फायर शॉर्ट होके खड़ा ये हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, बाय गुड्स लॉस्ट ऑन फायर, पीएल अकाउंट कहाँ करते हैं, डेबिट या क्रेडिट में, क्रेडिट में करते थे, बाय स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, तो स्टॉक को पहले हटा दिए। अब इंश्योरेंस कंपनी से जितना पैसा आया, कितना का तुम्हारा स्टॉक जला था भाई, देख लो, 6,50,000 का स्टॉक जला था, बट इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कितना मिला, 4,80,000। तो जितना डिफरेंस है क्या लॉस, वो क्या करे, पीएल अकाउंट में लिख देते हैं, फिर नीचे टू लॉस ऑन फायर नेट ऑफ क्लेम, तो तुम्हारा बिजनेस इनकम में जाएगा, कैपिटल में तो नहीं आएगा, तो वो आंसर होना चाहिए तुम्हारा। नेक्स्ट, अब मशीनरी, यस मशीनरी इज अ कैपिटल एसेट, कंट्रोल चेक, मशीनरी इज अ कैपिटल एसेट, राइट, तो ये तो आएगा कैपिटल गेन में, सिंपल है। तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, यही है, जो जितना का पैसा मिला, पैसा नहीं मिला, पैसा मिला या मनी 6,00,000, ये तुम्हारे एफबीसी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, मशीन का देखो कॉस्ट क्या है, 10,80,000, ये कब का मशीन था, सब कुछ किया 10,80,000 माइनस किया हुआ है, तो 10,80,000 है तुम्हारा। नेक्स्ट तुम्हारा गोल्ड चेन और डायमंड रिंग, क्या ये कैपिटल एसेट है, ऑर्नामेंट्स ये है, तो उसके लिए भी सेम होगा, ठीक है। तो इसका देखो ट्रीटमेंट कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, इग्नोर मत करना। तो हर टॉपिक पे एक दो क्वेश्चन कर लेने से तुम्हारा ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कंपेंसेशन टुवर्ड्स लॉस ऑफ स्टॉक, एनी कंपेंसेशन रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टुवर्ड्स लॉस या डैमेज टू स्टॉक इज टू कंसिडर एज अ ट्रेडिंग रिसिप्ट, जो हम लोग पीजीपीपी में लिखते हैं। हेंस 4,80,000 रिसीव एज इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक हैज टू बी असेस्ड अंडर द पीजीपीपी में जाएगा। Next, compensation towards damage to machinery. The question does not mention whether the salvage machinery is taken over by the insurance company or not. ये नहीं बताया लिया कि नहीं लिया। Whether there is any replacement of machinery during this, ये भी क्वेश्चन नहीं बोला। तो assuming that the salvage machinery is taken over by the insurance company and there was no fresh addition to the machinery, मतलब मशीन में का वैल्यू में और कुछ एडिशन नहीं हुआ, so the block of machinery will cease to exist, तो मशीन का जो ब्लॉक है खत्म हो जाएगा। मेरे पास जो मशीन का जो एसेट था वो तो जब डैमेज ही हो गया, तो मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू जीरो हो जाएगा। ब्लॉक कंसेप्ट एक होता है, वो हम पीजीबीपी चैप्टर में कराएंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा हो सकता है, आज उसको हम टच कर दें यहाँ पे। देयरफॉर 4,80,000 बीइंग द एक्सेस वैल्यू, मैंने 10,080 माइनस मिला कितना 6,00,000, तो 4,80,000 क्या हुआ मेरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इन अब तुम बोले यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होना चाहिए, बट अगर डेप्रिसिएबल एसेट है, उसका एक कंसेप्ट है जो पीजीपी चैप्टर में करेंगे, हमेशा आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल, अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं होता, आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। जब डिटेल में हम कराएंगे पीजीपी चैप्टर में, याद रखना वो ब्लॉक कंसेप्ट ऊपर कैसे होता है, आज ही शायद हम समझा, बट एक्चुअली तो हमको पीडीएफ भेजने पड़ेगा आज हम करा देंगे, ठीक है, अभी करा देते हैं, इसका पीडीएफ खींच के भेज दो एक बार, पीजीपी चैप्टर ओपन, पीडीएफ ठीक है सर। तब जाके कंसेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट डायमंड को बता देते हैं, गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग, ठीक है। इसका ब्लॉक कंसेप्ट अलग से हम लोग समझाएंगे अभी, तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेशन करने पड़ता है, जो कि ना अभी तक हम कवर नहीं करें, जो आज हम करा देंगे, ठीक है। इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने पड़ेगा। कंपेंसेशन टुवर्ड्स लॉस ऑफ गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग, गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग यस कैपिटल एसेट में आता है, तो वहाँ पे बेसिकली तुम क्या करना, कितना का फायदा हुआ यहाँ पे, 1,80,000 मिला, उसका वैल्यूशन कितना था, मार्केट वैल्यू भी 1,80,000 है, विच आर परचेस
1/4/2000 चाहिए, तो 1/4/2001 का बाद है तो 1,20,000, तो यहाँ पे तुम्हारा 50,000 60,000 का उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कैपिटल गेन टू बी कंप्यूटेड, यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा इसको। अब कब से मिलेगा, कब परचेस किया था, देखो ये 2005 में परचेस किया था, तो डिवाइडेड बाय 2005 के इंडेक्सेशन 1,20,000। यहाँ पे क्या होगा, इसका जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2005-06 नहीं, 2005-06 का इंडेक्सेशन से डिवाइड होगा, देख लेना कितना है, इनटू 331 करंट ईयर का 9। अब देखो डैमेज कब हुआ था, कब हुआ था डैमेज, क्वेश्चन में कुछ बताया है क्या डैमेज का डेट, नहीं दिया तो करंट ईयर का है तुम्हारा। ठीक है, डैमेज तुम्हारा 21-22 का सम से 21-22 का क्वेश्चन नॉर्मली दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ईयर ऑफ तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ये। ठीक है, यहाँ पे निकालना कैलकुलेशन का था ही नहीं, बोल को यहाँ पे दिया नहीं, तो मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट वर्क पूछा था यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब तुम वो वाला दे दिया। ओके, तो अब ब्लॉक कंसेप्ट थोड़ा समझा देते हैं। हमने जो कैपिटल गेन कर रहे हैं उसका एक टॉपिक छूटा हुआ है, वो है डेप्रिसिएशन इन कैपिटल गेन का कैलकुलेशन, जो कि ना पीजीपी चैप्टर हम लोग करेंगे इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। पेज नंबर तुम्हारा मैट में होगा, देखो पीजीपी का चैप्टर खोल लो, चैप्टर नंबर 4, उसका 4.6 में मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सिचुएशन व्हेन ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, यहाँ पे 3-4 सिनेरियो आ सकता है, पहले हम ये समरी से तुम लोग को समझा देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है फर्स्ट सिनेरियो क्या है तुम्हारा, ब्लॉक क्या होता है, सबसे पहले चीज़ ब्लॉक मतलब क्या होता है, सपोज तुम्हारा कंपनी में मशीन है, प्लांट है, मशीनरी हज़ारों है, 2,000 करोड़ लाखों में मशीनरी से, सब एक ही टाइप का मशीनरी है लाखों में, तो अब सब मशीन का अलग अलग हम क्या बैलेंस शीट में ये मेंटेन करेंगे, उसका एक ही ब्लॉक में जाएगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पर्पस के लिए इनकम टैक्स में हम लोग एक ब्लॉक काउंट करेंगे। इनकम टैक्स का तुम लोग पीजीपी चैप्टर देखोगे, वहाँ पे मशीनरी का 3-4 ब्लॉक है डेप्रिस। अब क्या प्लांट और मशीनरी भी बहुत टाइप का होता है, सबका डेप्रिसिएशन का रेट भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो ब्लॉक में क्या होता है, सेम एक नेचर सेम होना चाहिए, एंड डेप्रिसिएशन का रेट अगर सेम है तो एक ब्लॉक में हम फेंक सकते हैं। सपोज बिल्डिंग का नेचर क्या है, रेसिडेंशियल की कॉमर्शियल है, कमर्शियल वाला जितना है, तो मेरा कंपनी का जितना भी कमर्शियल बिल्डिंग है सब एक ब्लॉक में आएगा, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी इनकम टैक्स हिसाब से एक है। तो ब्लॉक कंसेप्ट क्या होता है, सेम नेचर, ब्लॉक मतलब नेचर प्लस डेप्रिसिएशन का रेट दोनों सेम अगर होगा तो एक ब्लॉक में हम लोग ला सकते हैं। तो जो भी डेप्रिसिएबल एसेट होता है इनकम टैक्स में, उसको हम लोग ब्लॉक कंसेप्ट का थ्रू से हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। ब्लॉक कंसेप्ट क्या हुआ, सिमिलर नेचर का एसेट एंड विथ सेम डेप्रिसिएशन का रेट। ठीक है, सपोज एक ब्लॉक में तुम्हारा 2 एसेट है या 3 एसेट है या फिर 4 एसेट है, उसमें से तुम क्या किया, 5 एसेट तुम बेचिए, तो उस सिचुएशन क्या आएगा, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड, पूरा ब्लॉक तुम नहीं बेचा, थोड़ा बहुत उसका पार्ट बेचा, थोड़ा सा 6-10 में से 5 तुम बेचा, तो पार्ट है, ब्लॉक अभी खत्म नहीं हुआ। तो अगर ये सिनेरियो है, पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट हैज बीन सोल्ड, मैंने पूरा नहीं बेचा, 2 सिचुएशन हो सकता है। सिचुएशन नंबर 1 कि भाई हम जो एसेट को बेचा, सपोज 10 में से 5 एसेट बेचे, तो 5 एसेट बेचने के बाद जो मेरा सेलिंग प्राइस है इतना ज़्यादा है कि मेरा जो रिटर्न डाउन वैल्यू होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब ब्लॉक में क्या होता है ना, इंडेक्सेशन का कंसेप्ट ब्लॉक वाला में नहीं होता है, अप्लाई होते हैं ब्लॉक एसेट में, वो इंडेक्सेशन का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, डेप्रिसिएबल वाला जो केसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस अगर तुम्हारा रिटर्न डाउन वैल्यू, सेलिंग प्राइस अगर तुम्हारा रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा, कैपिटल गेन, तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव आएगा। तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव आएगा तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऑल्दो तुम्हारा पास एसेट है बट सिंस तुम्हारा ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव ब्लॉक का वैल्यू अगर तुम्हारा नेगेटिव हो गया तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन तो तुम्हारा मिलेगा नहीं। डेप्रिसिएशन तभी मिलता है जब ब्लॉक का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे तुम सेलिंग प्राइस, सिर्फ एक सिनेरियो देखो, यहाँ पे देखो टॉप में, यहाँ आ जाओ, ये बुक को देखो। सिचुएशन नंबर 1 क्या है, सिंपल चीज़ है, सपोज मेरा पास ब्लॉक था
ओपनिंग में 1 लाख, तो इस ब्लॉक में फिर नया एसेट परचेस किया तो ब्लॉक का वैल्यू अभी हो गया 1,50,000। ओके, अब क्या क्या कुछ सेल कर दिया एक एसेट उसमें से, तो उसका वैल्यू था 1,75,000। तो क्या होगा, 1,75,000 का माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये 25,000 अगर नेगेटिव हो गया तो उसका हम बोलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे पूरा ब्लॉक नहीं बेचा, पार्ट था, एसेट है अभी भी, तब भी पूरा कैपिटल गेन ही हो गया। क्यों? बिकॉज यहाँ ब्लॉक का वैल्यू खत्म हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो अब तो उसको डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। दूसरा सिनेरियो देखो क्या है, ब्लॉक था 1 लाख का, परचेस किया 50,000, तो 1,50,000 आया, तो बेचा कितना में 1,30,000। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज लेस देन मेरा ब्लॉक का वैल्यू, थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ द एसेट बेचा, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव आया, तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब बोलेंगे, अगर तुम्हारा ऑल दी ब्लॉक अगर सोल्ड कर देते हैं तो। अगर ऑल दी ब्लॉक सोल्ड नहीं, थोड़ा बहुत अगर पार्टली बेचते हैं तो एसेट बैलेंस बचा, तो अगर बैलेंस बचा तो इसको फिर से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अभी कैपिटल गेन हुआ ही नहीं, इसका मतलब मेरा कैपिटल गेन तभी होगा जब मेरा ब्लॉक आइदर फुल ब्लॉक हम सेल कर दे रहे हैं या फिर मेरा ब्लॉक का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे वही हम बता रहे हैं। फर्स्ट सिनेरियो क्या है तुम्हारा कि हम पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचा, पूरा ब्लॉक नहीं बेचे। इसमें 2 सिनेरियो आ सकता है, एक मेरा सेलिंग प्राइस इतना ज़्यादा है, ठीक है, कि मेरा सिचुएशन नंबर ये हो गया तुम्हारा सिचुएशन नंबर 1 ऊपर का, इतना ज़्यादा कि मेरा आंसर नेगेटिव है, कितना आ गया 25 करोड़ नेगेटिव, 25 लाख नेगेटिव आ गया, तो 25 लाख को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। ऑल्दो माई ब्लॉक एग्जिस्ट करता है और उसका ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो गया ना। दूसरा सिनेरियो क्या है, सेलिंग प्राइस कमती है तो ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, बैलेंस WDV। तो यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा, कोई कैपिटल गेन ही नहीं हुआ। ऑल्दो तुम एसेट बेचा, डेप्रिसिएबल एसेट यू हैव सोल्ड, बट कोई कैपिटल गेन लगा ही नहीं, बिकॉज जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो मेरा ब्लॉक का जो टोटल ब्लॉक का रिटर्न वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे जस्ट नॉन बैलेंस अगर बचा तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसा लगने लगेगा, कोई कैपिटल गेन या कोई कैपिटल लॉस नहीं हुआ इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। दूसरा, ये तो फर्स्ट क्या था, 2 सिनेरियो था, पार्ट ऑफ द ब्लॉक हम सोल्ड किए थे। इसमें 2 सिनेरियो आ सकता है, अगर ब्लॉक का वैल्यू अगर सेलिंग प्राइस माइनस करने के बाद नेगेटिव हो जाता तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अगर पॉजिटिव ही रहता है, मतलब सेलिंग प्राइस कम है तभी जाकर पॉजिटिव हुआ, तो मैं नॉर्मल डिप्रिसिएशन है, कोई कैपिटल, ऑल्दो तुम एसेट बेचा, कैपिटल एसेट था बेचा, तभी कोई कैपिटल गेन फिर कुछ नहीं आएगा। ओके, तीसरा सिनेरियो क्या, ऑल द एसेट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड, जो इस केस में हम लोग अभी देखे इंश्योरेंस क्लेम वाला, उस एसेट का ऑल सोल्ड, या फिर मेरा केस में डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय हुआ था, उस ब्लॉक का पूरा एसेट ही तुम बेच दिया, तो इसका रिजल्ट आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। बिकॉज जब तुम एसेट ही बेच ही दिया, अब डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। तो अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तुम्हारा रिटर्न ऑन वैल्यू से, तो कैपिटल गेन हुआ, आंसर विल बी नेगेटिव, तो कैपिटल गेन। अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस कम है रिटर्न ऑन वैल्यू से, तो एक ब्लॉक में वैल्यू बचेगा, वो तुम्हारा क्या, कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, फिर से बता रहे, इसमें 2 सिनेरियो आ सकता है, एक ऑल दी एसेट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड, तो इसका आंसर हमेशा आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कब आए, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो कैपिटल गेन, कम होगा तो लॉस। अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचे, तो यहाँ पे तुम्हारा बेचा बेचा मतलब नॉर्मली हम लोग होता है कैपिटल गेन होना चाहिए था, बट नो, ब्लॉक कंसेप्ट में अलग से ब्लॉक का वैल्यू करके हमको देखना है, बैलेंसिंग करके। ब्लॉक कैसे होता है, जो इस टाइप का ब्लॉक, ओपनिंग प्लस एडिशंस माइनस सेल, तब जाके तुम्हारा ब्लॉक का वैल्यू, उसके बाद अगर बैलेंस वैल्यू बचा तो डेप्रिसिएशन होगा, नहीं बचा तो नहीं होगा। अब पार्ट ऑफ द ब्लॉक हम बेचा, तो वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो मेरा कैपिटल गेन हो गया, अगर वैल्यू बचता है तो डेप्रिसिएशन लगेगा उसके ऊपर जितना % लगने का। ठीक है, अगर पूरा ही ब्लॉक बेच दिया तो आंसर डेप्रिसिएशन का तो सवाल ही पैदा नहीं, तो ब्लॉक ही तुम बेच दिए, तो आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर ज़्यादा में बेचे, कम में बेचे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। अगर बैलेंस अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचते हैं तो वहाँ पे गेन हो सकता है तभी, अगर ज़्यादा में बेच दे ब्लॉक ही नेगेटिव हो गया, अगर ब्लॉक का वैल्यू बचता है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगी। ओके, इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। इसीलिए जब बिल्डिंग वगैरह जितना बेचता है कंपनी, तो तुमको क्या लगता है हर बार वो कैपिटल गेन का कैलकुलेशंस करता होगा? नो, ब्लॉक कंसेप्ट फॉलो करते हैं वहाँ पे इनकम टैक्स में। बिल्डिंग क्या डिप्रिसिएबल एसेट है, बट क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन में तो तुम ब्लॉक कंसेप्ट बोलते नहीं है, नॉर्मल एक एसेट दिया तो हम तो वहाँ पर उसी को ब्लॉक मानेंगे। क्वेश्चन में इसीलिए हम लोग करने पड़ता है, नॉलेज टेस्ट करने, प्रैक्टिकली तुम्हारा सब ब्लॉक कंसेप्ट में तुम्हारा आता है डिप्रिसिएबल वाला एसेट। अब जहाँ कहाँ थे हम लोग, ये सब तुमको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आ जाते हैं
इंश्योरेंस क्लेम समझ में आ गया तुमको? ठीक है, इसका और भी एग्जांपल है तुम्हारा, इसका मैट में ही है, क्वेश्चन नंबर कितना है देखो, ये खोलो। तो स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर कितना था ये? जो अभी किए थे स्टडी मैट का, हाँ भाई 4.449 वो वाला हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना था वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सर पेज नंबर 4.449 4.449 ना। और इसका मैट में, अरे यार सिंपल सी चीज़ हम तुमको बोला कि मेरा वो वाला खोलो, उसमें हम क्वेश्चन नंबर मेंशन करके रखे हैं। कितना पेज में था? 4.6 खोले थे सर अभी। 5.34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ये रहा क्वेश्चन। नहीं गलत है, आगे पीछे हुआ है कुछ। 2017 ये क्वेश्चन नहीं है, नहीं यहाँ नहीं, छोड़। इंश्योरेंस क्लेम वाला समझ में आ गया फंडा, ठीक है। इसका फंडा क्या है, यहाँ पे डैमेज या फिर ट्रांसफर को, डैमेज या डिस्ट्रक्शन को भी ट्रांसफर माना जाता है। यहाँ पे फुल वैल्यू क्वेश्चन क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला या फिर जो फेयर मार्केट वैल्यू में अगर एसेट मिला तो वो। कॉस्ट क्या होगा, इंडेक्सन का बेनिफिट मिलेगा, बट इंडेक्सन कब तक का मिलेगा, जिस साल डैमेज हुआ उस साल, जिस साल पैसा मिला उस साल मिलेगा, बट कैलकुलेशन कब करेंगे, इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कंपल्सरी एक्विजिशंस वाला, इन बाय गवर्नमेंट, सेक्शन 45 सब सेक्शन 5। तो ये क्या बोला, गवर्नमेंट समटाइम्स तुमसे क्या करता है, कोई भी कैपिटल एसेट, सपोज लैंड है या फिर कोई बिल्डिंग है, रास्ता के ऊपर आ गया, वहाँ पर कुछ बनाना है उसको, तो कंपल्सरी एक्वायर कर लेता है। समटाइम्स आपका पैसा गवर्नमेंट जो तुमको देता है उस पर तुम खुश नहीं रहता है, तो तुम फिर कोर्ट केस करते हैं। फिर क्या होता है, सपोज इनिशियली गवर्नमेंट तुमको क्या क्या बोला कि इस एसेट का 50 लाख ही होता है, मेरा हिसाब से वैल्यूएशन करके 50 लाख आप ले लो, खत्म। तो तुम क्या करेगा, यस तुम्हारा लिए क्या ट्रांसफर हो गया, कंपल्सरी एक्विजिशन इज ऑल्सो अ ट्रांसफर, ट्रांसफर का डेफिनेशन में है ना। तो कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट इट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर, तो तुम्हारा लिए क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। बट पैसा जिस साल तुम ट्रांसफर कर उस साल तो नहीं भी मिल सकता है, जिस साल गवर्नमेंट तुमसे कंपल्सरी एक्वायर कर उस साल पैसा तो नहीं भी मिल सकता है, तो हम कैपिटल गेन कहाँ से, पॉकेट से पेमेंट करें, नो। तो इसीलिए क्या किया, बोला कि नहीं, जिस साल तुमको पैसा मिलेगा उस साल तुमको टैक्स पे करना है, कैपिटल गेन भी उसी साल कैलकुलेट करना है। बट वही पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ तक होगा, जिस साल एक्चुअली कंपल्सरी एक्वायर किया है उस साल तक। माना कि आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट ने उसने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, बट पैसा इस साल मिला, तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन इस साल करेंगे, बट इंडेक्सेस का बेनिफिट के लिए जो हम लोग देखते हैं इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर का जो मल्टीप्लाई करते हैं, वो ईयर ऑफ ट्रांसफर एक्चुअल कंपल्सरी एक्वायर का वो 5 साल पहले वाला इंडेक्स से मल्टीप्लाई होगा, आज वाला नहीं, ठीक है। और दूसरा टैक्स लायबिलिटी कब बनेगा, टैक्स कैलकुलेशन कब करना, बोला का थोड़ा बहुत भी, टैक्सेबल कब है, टैक्सेबल वन कंपेंसेशन पूरा या फिर थोड़ा बहुत ही, पार्ट देयर ऑफ इट्स फर्स्ट रिसीव। सपोज तुम बेचा था 50 लाख में, सपोज तुम बेचा था 50 लाख में तुम बेचा, उसमें से तुमको मिला कितना, 30 लाख इस साल, बाकी 20 लाख और मिलेगा, तो 30 लाख पार्ट मिल गया ना तुमको, तो पूरा 50 लाख के ऊपर अभी तुम कैपिटल कैलकुलेट करके तुमको दे देना पड़ेगा, फुल हो या पार्ट हो, वट एवर इट इज, ठीक है। फुल या पार्ट जो भी है, फर्स्ट मिल गया तो तुमको अभी कैपिटल कैलकुलेट, जिस साल मिला उसी साल कैलकुलेट करके दे देना है। बट पीरियड ऑफ होल्डिंग इंडिसिशन शैल बी कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। सपोज आज से कंपल्सरी एक्विजिशन था 2019-20 का, तो वहाँ तक का तुम्हारा होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो करता है तुम्हारा COA डिवाइडेड बाई ईयर ऑफ परचेस इनटू 19-20, नॉट ईयर ऑफ रिसीव्ड, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक्स होता है इंश्योरेंस क्लेम का केस में, इसमें भी। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे
अब इसमें क्या, अब इनहेंस कंपेंसेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इनहेंस क्या होता है, वही हम कोर्ट वगैरह केस वगैरह किया तो कोर्ट बोला कि ठीक है इसका कंपेंसेशन इंक्रीज होना चाहिए, तो फिर से पैसा मिला हमको, तो वहाँ भी तो मेरा कैपिटल गेन लगेगा। यहाँ पे तो हम 50 लाख कंसिडरेशन लेते हैं, फिर सपोज कोर्ट बढ़ा के बोले नहीं इसे 60 लाख होना चाहिए, तो एडिशनल 10 लाख हमको यहाँ पे मिला, तो 50 लाख में तो हम कैलकुलेट करके दे दिए फाइन, बट ये 10 लाख छूट जाएगा ना। तो 10 लाख जब मिलेगा, टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड आफ्टर पासिंग द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तब मेरा टैक्सेबल होगा। अब क्वेश्चन है सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या करें, यहाँ पे तो नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी तो यहाँ पे फर्स्ट केस में माइनस कर चुके हैं ना पूरा। जब 50 लाख में हम कैलकुलेट करें तो पूरा तो कॉस्ट माइनस करिए, तुम दोबारा क्यों माइनस करेगा, तो इसलिए नील होगा यहाँ पे। इन केस ऑफ इनहेंस कंपेंसेशन जो भी मिला वही तुम्हारा कैपिटल गेन हो जाएगा। पीओएस सब इनिशियल कंपेंसेशन उसी का तो होगा, बट कोई फायदा नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, पीओएस करके फायदे क्या, समझ में आया। इनहेंस कंपेंसेशन इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट एज एंड व्हेन, आप सपोज हम रिसिपिएंट जिसको मिलेगा वही, बीच में हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया उसका नाम में चलेगा, उसको मिला तो जिसको मिलेगा उसी को होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है देखो, इसको बाद में करते हैं। मिस्टर एक्स परचेस कहते हैं प्रॉपर्टी 1/5/2004 को, कितना है द प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर हुआ है 2/5/2008, तो मेरा इंडेक्सेशन कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहीं तक होगा 2008, मतलब ये हो गया तुम्हारा 8-9, यही होगा तुम्हारा मल्टीप्लाई फैक्टर इंडेक्सेशन का। कितना में लिया, 2 लाख में लिया, बट कंपेंसेशन कितना मिला हमको 80,000, कब मिला 21/22 में, तो 8-9 में कोई टैक्सेबल होगा क्या, माना कि ट्रांसफर 8-9 में हुआ, बट टैक्सेबल कब होगा 21/22 में, फुल या फिर पार्ट, या पार्ट मिला है तो इसी साल में कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा मेरा, कितना के ऊपर 80 के ऊपर ना 2 लाख का ऊपर, 2 लाख का ऊपर, कम 2 लाख का फुल वैल्यू, यही है मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बट टैक्सेबल कब होगा, थोड़ा बहुत ही पैसे मिल गया तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे 2 लाख के ऊर करेंगे ना, ठीक है। अब बाद में मेरा ये बाद में जो मिला उसको हमको फर्क नहीं पड़ता। ट्रीटमेंट क्या होगा तुम्हारा, इंटायर कैपिटल शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 21/22, कितना होगा कैपिटल गेन, तुम सोचो यहाँ पे हम फुल वैल्यू ये कौन सी ईयर में कैलकुलेट करेंगे हम, 21/22 प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करेंगे ना। एफवीसी क्या होगा मेरा 80,000 ना 2 लाख, पूरा 2 लाख, ओके। माइनस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कितना में खरीदे थे हम, कॉस्ट यहाँ पे दिया है नहीं दिया हुआ, सपोज हम परचेस किए थे 1 लाख रुपये में सपोज, तो कौन से ईयर परचेस, 1/5/2004, मतलब 4/5, तो 4/5 का इंडेक्स कितना था बोलो, 113, तो 4/5 का इंडेक्सेशन से एक किया, मल्टीप्लाई क्या करना है कौन से ईयर के इंडेक्सेशन से, 8-9 का, कितना है 8-9 का, 129, यहाँ लिखो नॉट 331, दैट इज 22-23 का नहीं, ये गलती होता है हम लोग से, यहाँ पे 129 होगा 8-9 का, 137, ओके, इसको मिटाओ, 137 2008-9 का, गलती से 21/22 करंट ईयर का मत ले लेना, ठीक है, यही मिस्टेक होगा, तो करने से जो आएगा बस वही तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा, ठीक है, समझ में आया। फंडा क्या है, बेसिक पॉइंट क्या है भाई, कब टैक्स होगा, बोला कि टैक्सेबल होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज होता है, पूरा पति जितना मिला उतना नहीं, पूरा अमाउंट जो मेरा को जितना देगा बोला था गवर्नमेंट उतना अमाउंट ही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, फुल अमाउंट, ठीक है। फुल अमाउंट, ठीक है। अब इनहेंस कंपेंसेशन मिला तो क्या होगा, बाद में मिला तो जो मिला वही तुम्हारा कैपिटल गेन में चले जाएगा एज इट इज पूरा, क्योंकि उसका तो कॉस्ट नहीं है। सपोज बाद में तुमको मिला और 50,000 इनहेंस कंपेंसेशन मिला तो पूरा 50,000 तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चले जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट समटाइम्स डिले करके तुमको दिया बोले कंपेंसेशन, वो तुमको इंटरेस्ट देता है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कुछ नहीं, टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा इन द ईयर ऑफ रिसिपिएंट, जिस साल मिलेगा उस साल तुम IFOS में लेके चले जाना, ठीक है। बट पूरा टैक्सेबल नहीं होगा भाई, 50% हम डिडक्शन भी दे रहे हैं,
अब क्या हुआ ना, ये जो कंपेंसेशन हमको क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट से हम बहुत सारा कोर्ट कचौड़ी बहुत सारा किए हैं, इसके लिए मेरा बहुत एक्चुअल खर्चा हुआ होगा, तो बोला एक्चुअल खर्चा तुमको माइनस नहीं होगा, एक्चुअल जो एक्स्ट्रा खर्चा तुम किया होगा इस चीज़ के पीछे वो नहीं होगा, जो तुम इंटरेस्ट दिया हम उसका 50% हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिए, दैट इज 50% टैक्सेबल, 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन वहीं पे माइनस कर दिया, ठीक है, समझ में आया? क्या इसका मुद्दा, इनिशियल कंपेंसेशन थोड़ा बहुत ही मिल गया तो फुल अमाउंट जितना देगा बोला था उतना मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, खत्म। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेशन के लिए जो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग है इंडेक्सेशन का बेनिफिट कहाँ तक मिलेगा, टिल द ईयर, टिल द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, टिल द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, जिस साल एक्वायर हुआ था, नॉट इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंपेंसेशन। नेक्स्ट, अगर इनहैंस कंपेंसेशन मिला तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील होगा, तो जो मिलेगा जब मिलेगा तभी टैक्सेबल होगा, एज ए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट है तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म, ठीक है। दूसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन मिला तो IFOS में जाएगा, कैपिटल गेन में नहीं आएगा, वो भी 50% डिडक्शन मिल जाएगा, और एक्चुअल खर्चे जो हम किए होंगे इसका पीछे वो सब नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ फायर टुक प्लेस इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर एक्स ऑन 1/5/2014, तो मेरा इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा, 1/5/2014, दैट इज 14/15, दैट इज 2014-15 पीरियड ऑफ होल्डिंग, POH। मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी जो इंडेक्सेशन का होगा 14-15 का फैक्टर होगा, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस गोल्ड रिंग वॉज डिस्ट्रॉय हो गया था मेरा, विच वॉज परचेस्ड बाई हिम ऑन 1/6/2008 फॉर ₹2,00,000। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा बोला भाई, 1,00,000 देगा, विच कब देगा बोला था, मिला कब, 1/9/2022 को। तो कंप्यूट कैपिटल गेन, ये कौन सा है, इंश्योरेंस क्लेम वाला कि कंपलसरी एक्विजिशन वाला, ये इंश्योरेंस क्लेम वाला, सिंपल है। क्या करना है तुमको यहाँ पे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, ये जो 10,00,000 देगा बोला है, 10,00,000, ठीक है, माइनस करना क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, 2,00,000 डिवाइडेड बाई 8-9 का इंडेक्सेशन इनटू 14-15 का इंडेक्सेशन, बस खत्म, नॉट 22-23 का, हो जाएगा ना ये आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लेगा तुम लोग 16 का। क्या करना है यहाँ पे, फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगा, पैसा मिलेगा बोला है ना, 10,00,000 मिला है, तो कब होगा भाई टैक्सेबल, प्रीवियस ईयर जिस जब मिला है 22-23 को मिला असेसमेंट ईयर, 23-24, तो 10,00,000 मिला, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे हम लोग, कॉस्ट कितना था गोल्ड का, 2,00,000, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8-9 का इंडेक्स से डिवाइड करना, इंटू करना क्या, 14-15 का इंडेक्स से, नॉट 22-23 का, बस जो आएगा वही तुम्हारा होगा, अंडरस्टूड। ऑनलाइन तुम लोग को समझ में आ रहा है, कैसा अर्चना, रूमकी, चंचल, चंचल बोल रहे हैं 10 में, अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, तुम लोग जो भी क्वेश्चन करने का कर लो, ठीक है, रिकॉर्डिंग करना है तुम लोग अपना अपना फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लो, स्क्रीन तो है, फ़ोन तो है, स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक्चुअली मेरा इसमें रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा है एक साथ दोनों चीज़, ठीक है। क्वेश्चन 17, ये तुम्हारा कंपलसरी एक्विजिशन के ऊपर है, अच्छे से समझो। एक्स अक्वायर किया था हाउस प्रॉपर्टी 1/4/2000 को, तो 1/4/2000 मतलब 1/4/2001 से पहले, दैट इज बिफोर 1/4/2001, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर FMV ऑन दिस डेट विच एवर इज हायर, हायर मतलब 7,00,000, ठीक है। अब बाद में क्या क्या, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया, दिस इज COI कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये तुम्हारा आ गया COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। इंडेक्सेशन को उसी हिसाब से मिलेगा, 1/4/2001 का पहले है तो 100 से डिवाइड करना है इंडेक्सेशन को, और इसका 9-10 का इंडेक्सेशन से डिवाइड होगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वाला, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लिया कब भाई, 1/8/2000 को, तो POH जो मिलेगा कहाँ तक मिलेगा, यहीं पे एंड होता है, ठीक है, तो ये 2010-11 में फॉल करता है, तो ईयर ऑफ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इंडेक्सेशन के लिए 10-11 का लेना है, याद रहे। अब 1/4/2022 को उसको कितना मिला, 29,00,000 मिला कंपेंसेशन, तो कितना देगा कुछ नहीं बोला था, जो जो मिला वही मेरा FVC हो जाएगा तुम्हारा, यही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, राइट। पर यहीं पे अगर हम सम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो फर्स्ट क्या होगा तुम्हारा, कैपिटल गेन
कैपिटल गेन ऑन इनिशियल कंपेंसेशन, इनिशियल कंपेंसेशन मिला ना, कब कैलकुलेट करेंगे हम, प्रीवियस ईयर 22-23 में, एसेसमेंट ईयर जो 23-24, तो क्या होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर बोलता क्वेश्चन 50 लाख था, 29 मिला तो 50 लाख ही ले करते, बट यहाँ पे कुछ बोला नहीं कितना एडमिट किया है, तो 29 लाख ही दिया है, तो 29 लाख ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, लेस क्या करेंगे बोलो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना में खरीदा था प्रॉपर्टी वो, 5 लाख या 7 लाख में से whichever is हायर, यहाँ नोट जाएगा तुम्हारा एक कि भाई हायर वाला केस है, तो यहाँ पे तुम्हारा 7 लाख अगर है तो बेस 100 होगा, पीछे 1 से 2 हज़ार का पहले, इंटू कौन सा ईयर का लेना है हमको, 2000, करेंट फिर से करेंट ईयर बोल रहे हैं, 2010-11 का लेना है ना, कितना 10-11 चल रहा है, देखो 1/8/2010, 167, 10-11 का बोल रहे हो ना, 167, ठीक है, यहाँ पे लिख लो नॉट 331 ऑफ 22-23, नो, गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भी आएगा आंसर लिख लेना, माइनस कर देना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे फोकस क्या था भाई, पीरियड ऑफ होल्डिंग तुम्हारा फोकस था 1/8, ये नॉट दिस, करंट ईयर नहीं होगा, ठीक है, ये फोकस करने का, यहाँ गलती हो सकता है, जहाँ गलती होता है वहीं पे तुमको फोकस करना है बेसिक। अब सेकंड सिचुएशन की क्या बोला, अब हम क्या एग्रीड बाय द ऑर्डर, हम नाखुश थे, आई वॉज अनसेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, तो हम क्या केस फाइल किए कोर्ट में कि कंपेंसेशन बढ़ाओ, तो कोर्ट इन्हांस किया, कितना 35 लाख कर दिया, तो हमको एक्स्ट्रा कितना मिला 35 मतलब 6 लाख। बट इनहेंस कंपेंसेशन का केस में टैक्सेबल कैसे होगा, जब जैसे मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, तो माना कि 6 लाख मिलना चाहिए, बट मिला कितना हमको 4 लाख, कब मिला 4 लाख, दैट इज 22-23 में मिला, तो 22-23 में 4 लाख टैक्सेबल होगा, बाकी 2 लाख कब मिला 23-24 में मिला, फिर 23-24 में 2 लाख टैक्सेबल होगा, तो ये जो 4 लाख का 2 लाख है एज इट इज़ पूरा क्या होगा कैपिटल गेन में चले जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी POH क्या होगा, वही 1/8/2010 तक का ही काउंट होगा, नॉट दिस, तो यहाँ पे तो कॉस्ट ही नील है। तो सपोज अब हम क्या करेंगे, इनहैंस कंपेंसेशन का हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन ऑन इनहैंस्ड कंपेंसेशन, तो पूरा हेडिंग लिखना प्रॉपरली, कैपिटल गेन ऑन इनहैंस कंपेंसेशन। एक है तुम्हारा कब का, प्रीवियस ईयर, जिस एक तो मिला है 22-23 में मिला है, तो 22-23 में कैलकुलेट होगा, एक तुम्हारा प्रीवियस ईयर मिला कौन से में 23-24 में, तो जिस साल मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा, जितना मिलेगा उतना टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगा, इस केस में 4 लाख, इस केस में 2 लाख, और यहाँ पे माइनस क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, यहाँ पे नील, यहाँ पे भी नील, तो ये तुम्हारा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। बिकॉज ये नील इसलिए बिकॉज ऑलरेडी तुम भाई यहाँ पे माइनस कर चुके हो, एक ही एसेट का कितना बार कॉस्ट माइनस करोगे, ठीक है। अब 3 नंबर सिनेरियो इसका क्या है देखो, अब डिले का वजह से गवर्नमेंट से उसको भाई इंटरेस्ट मिला 12 लाख रुपया, तो कहाँ जाएगा, कब मिला, कौन से ईयर में मिला, 22-23 में मिला, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में उसका IFOS में चले जाएगा इंटरेस्ट, कितना 12 लाख पूरा की डिडक्शन मिलेगा, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50%, दैट इज 6 लाख, दैट इज 6 लाख उसका IFOS में जाएगा, और जो एक्चुअल जो खर्चा किया वो सब नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, बिकॉज तुमको तो 50% हम दे रहे हैं, और कितना चाहिए, समझ में आ गया कंसेप्ट, ठीक है। तो प्रॉपरली इसके साथ इंस्टीट्यूट का मैट वाला करना, इसके साथ ये करना काफ़ी है। यहाँ फोकसिंग पॉइंट क्या है, सिंपल सा चीज़ अगर हम ब्रीफ करते हैं, यहाँ पे इन दी ईयर कैलकुलेशन इन दी ईयर ऑफ रिसिप्ट होगा, बट जो पीरियड ऑफ होल्डिंग का इंडेक्स बेनिफिट का लेते हैं वो इन दी इंश्योरेंस क्लेम के केस में इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन डैमेज, और कंपलसरी एक्विजिशन केस में इन द ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। और कंपलसरी एक्विजिशन के केस में जो याद रखने का पॉइंट ये है कि अगर थोड़ा बहुत भी मिल गया तो उस साल मेरा फुल कैपिटल गेन कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, जितना अग्री हुआ था कोर्ट, आई मीन गवर्नमेंट देने के लिए। और इनहैंस के ऊपर कॉस्ट ऑफ नहीं ले, तो जैसे जैसे मिल जाएगा वैसे वैसे कैपिटल लगते जाएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन मिलेगा वो मेरा इनकम और अदर्स मिलेगा 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन से, ठीक है। इस तरह से घर में पढ़ना है। कैलकुलेशन और कैपिटल
का वो उसी साल होगा। हाँ, कैलकुलेशन उस साल मतलब जिस साल पैसा मिलेगा। हाँ, जिस साल गवर्नमेंट से मिला उसी साल। नाउ कैपिटल गेन इन केस ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क वगैरह 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 क्या होता है? गुडविल, ट्रेडमार्क वगैरह अगर मेरा सेल्फ जनरेटेड है, हम बाद में बेच दिया, तो कॉस्ट तो मेरा नील है सेल्फ जनरेटेड का। जब बेचा, जो बेचा वही मेरा कैपिटल गेन। कॉस्ट है, उसके लिए कॉस्ट क्या होगा? नील। ठीक है। इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। द कॉस्ट, एक बार पूरा पढ़े। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट शैल बी नील अनलेस स्पेसिफिकली एक्वायर्ड। मतलब अगर अलग से हम लोग परचेस नहीं किए तो उसका कॉस्ट तुम्हारा क्या होगा? नील होगा। ठीक है। द गुडविल ऑफ अ बिजनेस या फिर प्रोफेशंस, कौन कौन से एसेट के लिए बोल रहे हैं? गुडविल, ट्रेडमार्क और क्या था? ब्रांड नेम, उसके बाद राइट टू मैन्युफैक्चर्स, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट्स एंड लूम आवर्स। तो ये सब एसेट जो है, ये सब अगर तुम परचेस नहीं किया, ऑटोमेटिक क्या होता है? जितना बिजनेस करते मेरा गुडविल हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ब्रांड का नेम, आज मेरा एक ब्रांड वैल्यूएशन है, उसको हम बेच सकते हैं किसी और को। हाँ, तुम मेरा ब्रांड यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इस टाइप का। राइट टू मैन्युफैक्चर, तुम हाँ ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का हम तुमको राइट दे रहे, इसीलिए मेरा था, हम तुमको राइट लाइसेंस दे रहे, राइट दे रहे। ठीक है। टेनेंसी राइट, ये सब अगर हम बेचते हैं जो कि ना स्पेसिफिकली अक्वायर नहीं था, तो उस केस में कॉस्ट नहीं होगा। तो इन रेस्पेक्ट टू द अबव एसेट द एफएमबी ऑन एक्सचेंज 2001 शैल नॉट बी कंसीडर्ड इवन इफ इट इज इफ एक्वायर्ड बिफोर एक्सचेंज। अगर परचेज भी होता तो भी नहीं कंसीडर करते हम लोग। ना कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कुछ हुआ होगा, बिंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस या फिर राइट टू मैन्युफैक्चर वगैरह है, शैल बी टेकन टू नील। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमको नील लेना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील होगा ही, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील होगा ही, प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में नील होगा, अगर बिकॉज ये परचेज वाला आइटम नहीं था ना। अब कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, देखो। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कैपिटल एसेट बिंग गुडविल हो, गुडविल है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द एससी इन एनी प्रीवियस ईयर preceding the previous year relevant to the assessment year commencing on or after 1/4/2021 से पहले। अगर सपोज तुम गुडविल क्या किया, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, उसको तुम बैलेंस शीट में दिखाया भी है और उसके ऊपर एज पर इनकम टैक्स एक्ट तुम डेप्रिसिएशन में क्लेम किया है। ओके, तो क्या बोल रहा था? प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज 1 and 2 shall apply with the modification that the total amount of depreciation obtained by the SSE अंडर सबसेक्शन 32 बिफोर असेसमेंट ईयर 1/4/2021 से जो पहले, अब अलाउ नहीं होता है, उससे पहले अलाउ कर रहा था, 1/4/2021 से पहले इस 2021 तक अलाउ था, शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस। अगर परचेज, ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, परचेज वाला गुडविल को दिखाते हैं वहाँ पे, तो ये इसमें तो नहीं। अगर परचेज गुडविल को तुम किया होगा तो उसमें अगर क्या होगा, जो बेनिफिट तुमको मिला था उसको माइनस कर देने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है। Well, X has surrendered his tenancy right to landlord for 12 लाख after 15 year of FD। 12 लाख पूरा क्या सेल, कॉस्ट रेगुलेशन क्या होगा? नील। कैपिटल क्या होगा? लॉन्ग टर्म। मिस्टर एक्स सेल्स गुडविल फॉर हिज ऑफ हिज बिजनेस टू 8 लाख, ये तुम्हारा एफडीसी आ गया। गुडविल वॉज अक्वायर्ड बाय हिम फॉर ₹1 लाख, परचेस किया था, तो इस केस में तो माइनस होगा। ये दोनों में से व्हिचएवर इज हायर, नो, गुडविल केस में एफएमबी नहीं लेना है, मना कर दिया ना यहाँ पे, तो ओनली 1 लाख ही होगा तुम्हारा। इवन गुडविल है 1/4/2001 का, पहले अगर तुम परचेस किया तो उसका कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट वही होगा, एफएमबी कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। तो उससे इंडेक्सेशन का अलग अलग आराम से हम लोग कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे। इन पॉइंट नंबर 2 व्हाट वुड बी योर आंसर इफ इंस्टेड ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस यू हैव गुडविल ऑफ प्रोफेशंस। अच्छा, इस केस में रुको रुको रुको, अच्छा प्रोफेशन, गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशंस, ठीक है। और ये वाला था तुम्हारा गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, दोनों में तो आंसर सेम ही आना चाहिए, दोनों में सेम ही होगा। ठीक, ये आ जाओ, इम्पॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपल्सरी एक्विजिशन इंपॉर्टेंट था, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंट था, ये वाला ये जस्ट एक बार क्रेडिट करें गुडविल वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये करके आज खत्म करते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज ये 2 टॉपिक करा लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ है। ये क्या है, कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड वाइस वर्सा। मीनिंग समझा? कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है या फिर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट? नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड तुम्हारा बिजनेस एसेट होता है, वो उसका इनकम पीजीबीपी में जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सपोज मेरा पास कैपिटल एसेट था, हम उसको क्या कहे, स्टॉक इन ट्रेड में। कैसे, सपोज अभी हम क्या किया कि सपोज मेरा पास, हम रियल एस्टेट का बिजनेस में उतरने वाले हैं। अब मेरा पास 4-5 बिल्डिंग ऐसी है, तो मेरा बिजनेस था, उस बिजनेस पर्पज़ के मेरे पास 4-5 बिल्डिंग था, कमर्शियल था या फिर रेसिडेंशियल वटेवर था। हम रेसिडेंशियल पर्पज़ में भी दे रहे थे किसी को रेंट पे, या बिजनेस पर्पज़ में भी रेंट पे दे रहे थे, तो मेरे पास बिजनेस में वो यूज़ कर रहे थे, उसको बिजनेस इनकम में मेरा आ रहा था। अब क्या क्या हम क्या करें, नहीं इसको हम बेचने का काम में लगा, वो हम क्या करेंगे, अब हम बेच देंगे, सामने वाले को बेचने वाला है, उसमें प्रमोटिंग करके बिल्डिंग और ये करके हम फ्लैट सिस्टम करके बेच देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करें, बस सपोज मेरे पास लैंड था, उसको हम क्या प्रमोटिंग करके बिल्डिंग बना के हम बेचेंगे। तो यहाँ पे जो एसेट अभी तक जो मेरे पास कैपिटल एसेट था, तो हम बैलेंस शीट में उसको ऐसे स्टॉक दिखाएंगे ना। तो तब बोला, तब क्या हुआ, यहाँ पे तुम कैपिटल एसेट तुम बेचा नहीं, जस्ट तुम कन्वर्ट कर रहा एक स्टॉक इन ट्रेड में। तो बोला कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। तो यहाँ पे भी तुम्हारा कैपिटल उल्टा भी तो हो सकता है। हेलो, अरे साई तुम बैट लाए थे, किसको दिए थे? दिए तो नहीं, मेरा ऑफिस में रह गया है। तो ऑफिस में रखते हो? हाँ हाँ, ठीक है, कल तो आप कल बोले ना, बाद कल लेके आप ले, आएंगे ना। हाँ ठीक कल आप है, बोले ना ले लीजिएगा, ओके। ठीक है। ये भी इसकी ओके, उल्टा भी तो हो सकता है। सपोज अभी तक हम रियल एस्टेट का बिजनेस में थे, अब हम नहीं करने वाले इसको, अब हम दूसरा बिजनेस में जा रहे हैं। तो अभी तक जो मेरे पास ये था, सपोज बिल्डिंग था, ये था कमर्शियल बिल्डिंग जो हम बेच रहे, उसको हम एज अ बिजनेस एसेट दिखाएंगे। तो स्टॉक मेरे पास यहाँ पे कैपिटल एसेट होगी। अब शेयर्स वाला केस में भी ले सकते, सपोज हम क्या किए थे, मेरा बिजनेस में शेयर ट्रेडिंग करना मेरा पर्पज़ नहीं था। तो अगर एज अ कंपनी तुम किसी और कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो तुम्हारे लिए एसेट हुआ, क्या कैपिटल एसेट है। अब तुम खुद अब क्या किया, शेयर ट्रेडिंग बिजनेस में उतर गया, शेयर बेचना ये करना, तो तुम्हारा वो तो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो गया। तुम इस कैपिटल एसेट को एज ए स्टॉक कर दिया। अब उल्टा, हम अभी तक शेयर ट्रेडिंग करते, मेरे लिए वो एज ए स्टॉक था, हम बंद कर दे रहे, अब एज अ कैपिटल एसेट उसको दिखाएंगे। तो ये सब केस क्या होगा, जस्ट हम स्टॉक का जस्ट नेचर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में ये बोला तुम कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, या फिर उल्टा, तो ये भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाता है, यहाँ पे भी कैपिटल गेन होगा। बट क्वेश्चन इज दैट, जब हम कन्वर्सन करते हैं, ट्रांसफर तो हो गया, बट कैपिटल गेन लायबिलिटी कब आएगा, जब एक्चुअल में वो एसेट सेल होगा, तो अभी नहीं होगा। जब एक्चुअल में सपोज हम कैपिटल एसेट को स्टॉक में ट्रांसफ़र कर दिए, अब जब वो एक्चुअल में वो स्टॉक्स मार्केट में बिकेगा, पैसा आएगा, तब जाकर उस साल हम 2 इनकम कैलकुलेट करेंगे, इसमें से कितना कैपिटल गेन में जाएगा, कितना पीजीबीपी में जाएगा। ओके, तो वही है ना, इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट वाला का एग्जांपल हम बता रहे। एक इंश्योरेंस क्लेम था, कंपल्सरी एक्विजिशन है, दूसरा कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। एज पर सेक्शन 2 सेक्शन 47 हम लोग बोल चुके कि ट्रांसफर का डेफिनेशन में आता है, कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रांसफर, ठीक है। नाउ कैपिटल गेन इज हाउएवर चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल। सपोज कैपिटल एसेट को ट्रांसफर तो कर लिए, बट जब ये स्टॉक मार्केट में बेचेंगे हम एक्चुअल में सेल, तब उस साल जाके हमको कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, टैक्स लायबिलिटी मेरा क्रिएट होगा। बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होगा, वही से पहले का जैसा, क्या कहाँ तक ट्रांसफर की, जिस साल सेल होंगे तब, जब ट्रांसफर किए होंगे जिस साल, उस साल तक। However, indexation shall be considered till the date of conversions, ठीक है, not year of sale, ठीक है ना। अब जिस साल सेल हुआ, तो 2 इनकम कैलकुलेट होगा, एक बिजनेस इनकम, दूसरा कैपिटल गेन का इनकम, ठीक है। तो बिजनेस इनकम क्या होगा, सिंपली कितना बेचा तुम, सेल वैल्यू में बेचा, सपोज 1 लाख, सपोज हम 10 लाख में बेचे उस एसेट को। अब जिस दिन हम
एसेट का कन्वर्सन किए थे उस दिन उसका वैल्यूएशन कितना था, सपोज उस दिन उसका वैल्यूएशन था 8 लाख, तो मेरा 2 लाख यहाँ पे बिजनेस इनकम में जाएगा पीजीबीपी का। फेयर मार्केट वैल्यू तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, दिया हुआ भी रहेगा क्वेश्चन में। अब तो कैपिटल गेन को अब क्या हो भाई, तो देखो सेल तो ऑलरेडी माइनस कर चुके, तो दोबारा सेल से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, एफएमबी से करेंगे हम, 8 लाख से स्टार्ट करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू से। अब माइनस करो तुम एक्चुअल कॉस्ट, वो इंडेक्सन का बेनिफिट के साथ। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सपोज मेरा कॉस्ट था इस एसेट का 4 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई ईयर ऑफ परचेस इनटू, अब इंडेक्स कौन सा करेंगे, ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ कन्वर्सन, कन्वर्सन, ठीक है, नॉट ईयर ऑफ सेल, नॉट ईयर ऑफ एक्चुअल सेल। समझ में आया बस। तो बेसिकली 2 इनकम कैलकुलेट होगा, एक तुम्हारा बिजनेस इनकम, दूसरा कैपिटल गेन वाला इनकम। बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, सेल जितने बेचे माइनस जो दिन कन्वर्सन होता है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। अगेन कैपिटल गेन कहाँ से होगा, फेयर मार्केट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे हम। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द रेट ऑफ कन्वर्सन क्या था, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा कहाँ तक, टिल द डेट ऑफ कन्वर्शन, नॉट ईयर ऑफ सेल। यहीं पे गलती होगा फिर से, ठीक है। इसी का उल्टा दिया, अगर सपोज ये होता, पर स्टॉक को हम उल्टा करते हैं, स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं एज ए कैपिटल एसेट। कभी कभी जिस साल ट्रांसफर किए उस साल तो नहीं, जिस साल हम एक्चुअल में वो कैपिटल एसेट किसी को बेचेंगे उस साल होगा। तो जिस साल हम बेचेंगे उस साल क्या होगा, बिजनेस इनकम क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, ऑन द रेट ऑफ कन्वर्सन माइनस कॉस्ट, ठीक है। अब कैपिटल गेन क्या होगा, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, दैट इज ये एफएमबी। यहाँ पे तुम एक्चुअल कॉस्ट माइनस किया, एफएमबी या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। द पीओएच कहाँ तक काउंट होगा, टिल द डेट ऑफ कन्वर्सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, इसके लिए तुम लोग का एक सम्स कराते हो, इसका कौन सा सम्स कराना है, क्वेश्चन नंबर 42 पेज नंबर 5.34, 5.34, ओके। इंस्टीट्यूट का मैट लिखा लो, मैट में कोई सम्स देखो सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये वाला जो था ना क्वेश्चन नंबर 42, इंश्योरेंस क्लेम वाला था, जो हम उस टाइम बोल रहे थे मिल नहीं रहा था, इंश्योरेंस क्लेम वाला, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम वाला क्वेश्चन नंबर 42। तो 2 3 क्वेश्चन नंबर 43 देखो एक है, सर 42 वाला था या पॉलिसी वाला? 42 वाला इंश्योरेंस क्लेम का सम्स है और 43 वाला कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट वाला इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। बुक में क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना। तो इंस्टीट्यूट का मैथ बोलो कितना था, सर 2 नंबर और 3 नंबर। नंबर 3 नंबर ना, ठीक है। पेज सो पेज नंबर है 4.446। 2 and 3। तो अपना स्टडी मैट में अपडेट कर लेना कि एसएम बोल के लिखना, ICI SM, क्वेश्चन नंबर 2 and 3, पेज नंबर दे देना 4.446, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मिसेस हर्षिता, ये तो तुम लोग करना खुद से, हम इसमें फोकस करते हैं। मिसेस हर्षिता परचेज अ लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹35 लाख इन द फिनेंशियल ईयर 2004-05 में, ठीक है, एंड हेल्ड द सेम एज हर कैपिटल एसेट टिल 20 मार्च 2022 तक हेल्ड करके रखी थी। नाउ शी स्टार्टेड हर रियल एस्टेट बिजनेस, जो हम एग्जाम्पल बता रहे थे, लैंड था, अब हम रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किए, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, फ्लैट बेचेंगे, तो रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट की। तुमको हमेशा कहानी याद रहना चाहिए, ठीक है, कब, 21 मार्च को,
एंड कन्वर्टेड द सेड लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ हर बिजनेस। अभी तक लैंड एसेट था, कैपिटल एसेट, उसको अब स्टॉक में ट्रांसफर कर दी। तब उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू कितना 210 लाख था। ओके, ये चाहिए तुमको 210 लाख फेयर मार्केट वैल्यू। नाउ उसी लैंड में कितना फ्लैट कंस्ट्रक्ट किया, 15 फ्लैट ऑफ इक्वल साइज डायमेंशंस वगैरह उसमें बना। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट कितना था, 10 लाख। ठीक है, दस लाख था। द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड, तो 15 फ्लैट का कितना होगा, 15 इंटू 10, 150 लाख, 150 लैक्स। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, फेब 2023 में। शी सोल्ड 10 फ्लैट एट 30 लाख पर फ्लैट, इतना तो कितना 300 में बेची। तो रिमेनिंग 5 फ्लैट जो था 15 बना, बेच बिका 10, अभी 5 है, वर हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, ये वाला अभी हम कराए नहीं, इसको इग्नोर करो। अब बस कैपिटल गेन कैलकुलेट करो कैसे होगा एंड बिजनेस इनकम। तो सबसे पहले हम क्या करें, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करें। क्या करेंगे, कैश कितना है बिका, तो पहले बिजनेस इनकम सिंपल वाला देख लेते हैं, कितना बिका, 300 लाख में बिका। तो माइनस क्या करोगे, उसका कॉस्ट, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, 210 लाख था, तो माइनस 210 लाख था ना फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, कि 210 लाख माइनस करोगे कि क्या करोगे, तो 210 लाख जो था वो 15 तो फ्लैट का फेयर मार्केट वैल्यू था, बट हम बेचे 10 फ्लैट, तो प्रोपोर्शनेट होगा ना। यहाँ पे सब गलती करते हैं, तुम गलती से क्या करोगे, 210 लाख ही तुम यहाँ पे माइनस कर दोगे, तो ये गलती हो जाएगा। हमको तो प्रोपोर्शनेट करना है, पूरा फ्लैट तो बिका नहीं ना। तो ये जो 210 लाख था भाई, ये तो 15 फ्लैट का दाम था, 10 फ्लैट का फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, प्रोपोर्शनेट करो। तो ये मिस्टेक होगा यहाँ पे, ये तुम्हारा मिस्टेक होने का चांसेस रहता है, प्रोपोर्शनेट करना है अगर क्वेश्चन में ऐसा रहा तो उसने आई। तो अब उसके बाद और क्या खर्चा हुआ मेरा, बनाने का खर्चा भी तो मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर में जाएगा ना। ये कब बनाया, कन्वर्ट करने के बाद खर्चा हुआ मेरा, तो मेरा बिजनेस खर्चा है। तो एक 10 फ्लैट का 100 लाख जो खर्चा हुआ था, वो भी 10 नॉट 15। यहाँ पे हम 10 का इनकम कैलकुलेट करें ना, 10 बेचा तो 10 का बिजनेस इनकम हम कैलकुलेट करें, फिर जब 5 बेचे तब लेंगे। यहाँ पे 10 का जो खर्चा लगा 100 लाख वो लेना है, तो ये तुम्हारा बिजनेस इनकम में आया। ठीक है, समझ में आया। फिर से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द रेट ऑफ कन्वर्सन। बट क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि पूरा 15 फ्लैट ही नहीं बिका, 10 फ्लैट ही बिका। तो इनकम जब 10 का है तो खर्चा भी तुम 10 का लो ना, फेयर मार्केट वैल्यू तो 10 का लिए, तो ये भी खर्चा 10 का लिए हम। ठीक है, अब जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे, 10 वो जो वही प्रोपोर्शनेट जो हम किए थे यहाँ पे 210 लाख था तुम्हारा, उसको हम प्रोपोर्शनेट करते यहाँ पे। ये लोग क्या किया, निकालने के बाद प्रोपोर्शनेट किया, लास्ट में प्रोपोर्शनेट करा कैपिटल गेन। तुम इंडिविजुअली यहीं पे प्रोपोर्शनेट कर दो, तुम 21 लाख का जगह तुम कितना लेना, 1,40,00,000 ना। वो लोग क्या किया, पहले क्या पूरा फुल इसका कैलकुलेट किया, लास्ट में प्रोपोर्शनेट किया, तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अब तुम क्या करें, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था मेरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 35 लाख। तो इसको भी तुमको क्या करने पड़ेगा, फिर प्रोपोर्शनेट करने पड़ेगा। इसीलिए क्या करने बोल रहे हो लोग, सिंपली पहले बोला नहीं, इसको एक काम करें, पहले पूरा उसी का निकाल लेते हैं कि इतना में बिका मेरा 10 फ्लैट ही माना, मेरा उसका क्या होता, FMB फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इतना था, उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना होता है, तो ये रहा तुम्हारा कैपिटल गेन। बट ये तो पूरा इस साल हम नहीं टैक्स पे करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे कितना, डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 करने से 2/3 आता है, तो वही। ये वाला पोर्शन तो अभी तक हम कराए ही नहीं, समझ में आया। ये जस्ट प्रोपोर्शनेट हुआ, बाकी कंसेप्ट तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, सेम ही है तुम्हारा। क्या है देखो, कन्वर्ट किया प्लॉट ऑफ लैंड 80,000 टू इन स्टॉक। ये क्या कर रहा है, लैंड को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू कितना था उस दिन, 3 लाख। कितना है बाद में बिका, 3,50,000 बिका। तो 2 इनकम कैलकुलेट होगा। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन में कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है, दिख रहा है। तो हम कैपिटल गेन कैलकुलेट जब करेंगे कहाँ से, पहले बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर लो, क्या एक्चुअल सेलिंग प्राइस 3,25,000 माइनस FMB ऑन डेट ऑफ कन्वर्सन, खत्म। अब कैपिटल गेन क्या, वो FMB से स्टार्ट करेंगे हम, 3 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बस ये रहा तुम्हारा कैपिटल गेन। बट यहाँ पे जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे डिवाइडेड बाय, तो 113 होगा, मल्टीप्लाई 317 होगा, नॉट 321 इस क्वेश्चन में तुम्हारा 331 नहीं होगा, यहाँ पे लिख दो नॉट 22-23 का। ये तुम्हारा कब का होगा,
21 22 का ईयर ऑफ कन्वर्सन। ठीक है, बस समझ में आया घर में किस तरह से करने पड़ेगा। हर कंसेप्ट को तुमको सम्स चाहिए, अदरवाइज बिना कंसेप्ट सम्स का करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अल्टीमेटली एग्जाम में लिखना है, थ्योरी पढ़ के नहीं जाना। ओके, यहीं पे आज एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला करेंगे। ये सब तुम लोग का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो है बुक में, वो तुम्हारा होमवर्क रहा। ठीक है, बाकी रिविजन करते रहना। 12 जो होता है, कितना हुआ बोले? 18 है। अरे वो सीमैट में जो है तो